बताना मुझे। तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में हमेशा सियासत की तो हम बात करते हैं, आज भी सियासत की बात करेंगे, लेकिन आज ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा सवालात उठाएंगे अवाम के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मईशत के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही थी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी के हवाले से उसमें मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग, खासतौर पे क्रेडिट रेटिंग, पाकिस्तान का जो आउटलुक है, पाकिस्तान की जो बैंकिंग रेटिंग है, उसके बारे में मूडीज ने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनाई हैं। आउटलुक मुस्तहकम कर दिया है, कहा है कि जी पाकिस्तान में बैंकारी का निज़ाम मुस्तहकम हो जाएगा। इस माली साल में जो इस वक्त जारी है, इसमें तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 1.5 रहेगी, और उसमें मूडीज ने कहा कि कोरोना वायरस का भी बहुत बड़ा अमल दखल है, लेकिन साथ ही मूडीज ने प्रिडिक्ट कर दिया कि 2022 में पाकिस्तान की जो जीडीपी होगी, जो ग्रोथ रेट होगी, मुआशी तरक्की की शरह होगी, वो 4.4 तक जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो माहिर मुआशियात हैं वो भी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुना रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, कि करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चला गया है, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, वज़ीर आज़म हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई नई पॉलिसी किसी न किसी इंडस्ट्री के लिए अनाउंस कर रहे हैं, कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कभी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एट द आउटलुक ऑफ इट पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल खुशकुन नजर आती है, लेकिन उसके पीछे अगर स्क्रैच करके देखा जाए और अगर अवाम की बात की जाए तो इस वक्त जो महंगाई का शिकार है अवाम, पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रही हैं, आज खबर आई कि 12 रुपए पेट्रोल में इजाफा हो सकता है। और जब शोर मचाया गया अवामी हलकों की तरफ से, अवाम की तरफ से, तो ओगरा ने फौरन यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने कोई समरी नहीं भेजी, अभी फिलहाल पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही। बट यह हकीकत है कि पेट्रोल की प्राइसेस 20-25 दिन बाद रिवाइज होती हैं और बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। अब जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं, बिजली की कीमत महंगी हो जाती है, गैस की कीमत मजीद महंगी हो रही है, यहाँ तक कि फूड इन्फ्लेशन, जो गरीब के खाने पीने की चीजें हैं, जो गरीब के इस्तेमाल की चीजें हैं, वो तक महंगी हो गई हैं। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बावजूद इसके कि गवर्नमेंट महंगाई पे तवज्जो दे और माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसको ठीक करने पे तवज्जो दे, आवाम को आसानी देने की तरफ तवज्जो दे, आज 5 बड़े बड़े वजीरों ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फोकस था उनका पीडीएम, यानी कि अवाम महंगाई का शिकार हैं और हुकूमत के एहसाब पे पीडीएम सवार है। अब पीडीएम एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी नाकाम हो गई है, दूसरी तरफ 5 वजीर इकट्ठे बैठ के पीडीएम के इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। गवर्नमेंट की तरजीहात आखिर है क्या, इसी पर सवाल उठाएंगे आज सबसे पहले, और फिर आगे चल के जाहिर है सियासत की बात, जब सियासतदान हमारे साथ हों तो फिर सियासत पे बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रॉडशीट का एक बहुत बड़ा केस खड़ा हो गया है, सेनेट में सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट का केस लगा हुआ है, बाकी मामलात है, लेकिन पहले बात करेंगे इकॉनमी की, महंगाई की, इन सब चीज़ों के। मेरे पास आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं नोमान वजीर खटक साहब, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, वहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, और मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। सेनेटर नोमान वजीर खटक साहब, पहला सवाल आपसे, गवर्नमेंट की तरजीहात क्या है? इकोनॉमी तरजीह है, अवाम के लिए फलाह बहबूद तरजीह है, महंगाई में कमी तरजीह है, या पीडीएम तरजीह है? आज 5 बड़े बड़े वजीर वो सारे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, महंगाई पे कोई जवाब नहीं देते, पीडीएम उनके एहसाब पे सवार है। नुमान वजीर खटक साहब। बड़ी मेहरबानी गरीदा, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोड दिया, बड़ा अनबायस्ड न्यूट्रल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे बताए। मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे इकोनॉमी के बारे में जो आपने बात की, पहले उसमें मैं कर देता हूँ कि जैसे आपने कहा, और मैं एक सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का खसारा था, जो हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, जो चीज हम दरामद करते हैं, बरामद करते हैं, हमारा टोटल जो था केवल के जमाने में हमारा 2 करोड़ों में बात करता हूँ कि आवाम समझे, 200 करोड़ डॉलर महीने का हमारा नुकसान होता था। अच्छा। पिछले 4-5 महीनों में ये 200 करोड़ का जो नुकसान डॉलर का महीने को होता था, ये
कम खत्म हो गया और 400 करोड़ डॉलर मुनाफा शुरू हो गया पाकिस्तान को, जो पिछले 12 सालों में इस तरह चीज नहीं हो, ये पहली दफा हुआ। तो मैं सारी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। हाँ। इसके अंदर जो मेन चीज है, मैं मईशत की एंगल से बात करूं, मेन चीज क्या थी कि जो हमने डॉलर को 160, 162, 168 तक गया, फिर 160 रुपए का डॉलर है, दैट वाज द मेन फैक्टर। और थोड़ा हमने इंसेंटिव्स भी दिए, एक्सपोर्ट्स को, सीमेंट को दिया और बाकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल को दिया। टेक्सटाइल का आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल फैसलाबाद में उठ गया, 13 साल बाद टेक्सटाइल सारा इतना वो उठा हुआ है कि कोई लोगों को अभी ऑर्डर लेने की और जगह ही नहीं मिलती। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक्सपोर्ट की जहां तक आप बात करते हैं, हमारा नवंबर के अंदर, मैं बाकी साउथ एशिया के मुल्कों से कंपेयर करता हूं, इंडिया में नवंबर में 8% कम हुआ, बांग्लादेश में 1% ज्यादा हुआ, पाकिस्तान में 7% क्या कंपैरिजन कर रहे हैं ज्यादा सर, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स का कंपैरिजन करो, जो एक्सपोर्ट्स हम करते रहते थे उसकी मैं बात करूं। दिसंबर में इंडिया में 1% कम हुआ, बांग्लादेश में 6% कम हुआ, और आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान में 18% एक्सपोर्ट ज्यादा हुई। इसके मतलब ये हमारी मईशत का ये आलम है। सर ठीक है, आपकी बात वैलिड है क्योंकि आप फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन सर उसके साथ फैक्ट ये भी तो है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। यहां तक कि जो जंगज़दा अफगानिस्तान है सर, वहां पर भी महंगाई हमसे कम है, वहां पर भी 4 पॉइंट समथिंग है और मजीद कम हुई है, 3 पॉइंट समथिंग पे गई है। मैं गरीदा आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे पास 2 चॉइसेस थे, और आपको मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा, ऐसी नहीं करूंगा, ऐसी सियासी बात नहीं करूंगा, फैक्ट्स पर करूंगा। आपका चॉइस थी, आपने डॉलर 102, 103 में पीएम इमरान के जमाने में, सागडार के जमाने में था, उसके बाद हमने इसको चढ़ा दी ऊपर 160, 62, 68 तक ले गए। अब आप जब डॉलर को 100 से 160 पर ले जाएंगे, आपकी महंगाई आनी है। तो चॉइस ये था कि आपने महंगाई लाकर आप एक्सपोर्ट, तो सर ये आप अपनी गवर्नमेंट का फेलियर एडमिट कर रहे हैं सर? नहीं, ये फेलियर नहीं, ये इंटेंशनल था और ये करना था। अगर आपने मुल्क को संभालना है, मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो इसको करना पड़ा। अब चीज क्या है, ये आपने करना है, इसको नुकसान मालदार आप जैसे लोगों को, हम जो सारे बैठे, हम लोगों को असर नहीं होता, गरीबों पर इस पर असर होता है। गरीबों को जो सर आप माशाल्लाह, आपके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ हो सकता है सर, हमें मालदारों में शुमार ना करें, हम बेचारे गरीब तबके में से हैं, मुतवस्सित सर मिडिल क्लास तबके में से, हम पे बहुत फर्क पड़ा है महंगाई का। गरीदा, मैंने पहना हुआ है 1000 रुपए का सूट पहना है, आपने गारमेंट पहना होगा 8-10 हजार का पहना होगा। मैं उस गरीब की बात करता हूँ कि जो होता है, जो गरीब, जो मिनिमम वेज जो था, मैं क्या सजेस्ट क्या करता हूँ कि और जो अपोजिशन को उठाना चाहिए और गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, मिनिमम वेज जो गरीब लोग हैं उसकी 18,000 से हट खत्म कर इसको अपर लिमिट पर ले जाना चाहिए, 23-24 हजार रुपए तक ले जाना चाहिए। तो फिर आप जो वेदर प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकार में हो, सबके मिनिमम वेज को उठाकर इस तरह करना चाहिए। तो गरीबों को जो टारगेटेड सब्सिडी है ना, और जो हमारी है भी कोशिश, हम टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं और बहुत कामयाब चल रहे हैं उसके अंदर, लेकिन मिनिमम वेज के ऊपर करेंगे तो फिर ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये हमारा इसका अप्रोच था। बाकी आगे मैं आपको ऐसे बाय द वे अगर आप चाहते हैं तो मैंने आपको, जैसे मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट मैं पहले भी बात करता, 20 साल बाद ही हमारा सरप्लस हुआ। एक्सपोर्ट हमारा 8 साल बाद बरामद जो है पॉजिटिव साइड में गई। पाकिस्तान स्टील मिल के लोगों को तनख्वाही नहीं देते तो हमने दी, ठीक है, उनको हम रिट्रेंच कर रहे हैं, वो अपनी जगह पीआई में रिट्रेंच कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, सेंसिबल बात है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिस्टोर हुई 13 साल बाद। कराची सर्कुलर रेलवे आपने देखा क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक ने कहा हम 136वें पोजीशन से 108 इतना बेहतर हुए। स्टार्टिंग बिजनेस 58 पॉइंट्स, वर्ल्ड बैंक कहता है, हम नहीं कहते, गैलप का सर्वे है कि आप 58 पॉइंट्स 130 से 72 पर आए। So this is what we have done. SDG, Sustainable Development Goals 2030. Pakistan is the first country to sign that. टर्फ हमने दिया, टेम्परेरी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज दिया, 7% पर लोन दिया लोगों को, ये कोरोना 6% और 7% दिया। बिजली का पैकेज आपको दिया, बिजली का रिड्यूस पैकेज दिया जिसमें 50% रिबेट दिया B1, B2, B3 टैरिफ वालों को जो मेजर आते हैं। B4 को हमने 25% रिबेट दिया। ये सारा रिबेट इसलिए दिया कि आप चाहते हैं कि महंगाई जरा कम हो, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100 से 160 पर डॉलर सूरत हाल इतनी अच्छी है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सूरत हाल इतनी अच्छी है तो फिर अवाम मुसलसल रो क्यों रहे हैं? सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। जो एक रोजी पिक्चर, बड़ी प्रॉमिसिंग पिक्चर पेंट की है सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब ने, आप इससे एग्री करते हैं? अगर पाकिस्तान में इतनी चीजें अच्छी हो रही हैं तो फिर पीडीएम एहतजाज पे क्यों जा रही है? नंबर 1। और नंबर 2, गवर्नमेंट का तो महंगाई पे फोकस होना चाहिए था, गवर्नमेंट के तो आंसर्स महंगाई के हवाले से होने चाहिए थे, लेकिन आज 5 वजीर इकट्ठे बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीडीएम उनके एहसाब पे सवार है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल सेंटर साहब, लाउड एंड क्लियर। जी, गुजारिश ये है कि नुमान साहब माशाल्लाह एक एफ्लुएंट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो गरीब और मुतवस्सित सफ़ेद पोश तबका है, मिडिल क्लास है, और मैं भी एक मिडिल क्लास का फर्द हूँ। मैं कोई माहिर माशियात भी नहीं हूँ, मैं कोई फिगर्स के उसमें भी नहीं जाता, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि बावजूद जो रोजी पिक्चर मोहतरम खटक साहब ने फरमाई है, हकाइक उसके बर्क हैं और तल्ख हैं। हकाइक ये हैं कि पिछले 2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में हुकूमत ने गुर्बत और महंगाई बढ़ाई। आप खुद देख लीजिए कि आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, क्रेडिट जिसका हो, इनका क्रेडिट होगा मैं इनको दूंगा, लेकिन जो जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए और वो क्लेम भी करना चाहिए। ये जो फिगर्स हैं सारे, ये गरीब आदमी नहीं ये समझता। गरीब आदमी ये देखता है कि वो बिजली का बिल नहीं दे सकता जिसकी हर महीने 2-3 दफा कीमत बढ़ा दी जाती है। गरीब आदमी, कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए, और गरीब आदमी को कोई गैस का बिल नहीं दे पा रहा। जो 100 रुपए पहले 400 रुपए हुआ, फिर 100 रुपए टमाटर खरीदने पे मजबूर हुआ। गरीब आदमी वो है जिसकी जेब से आटे, चीनी, अद्वियात की मद में अरबों रुपए की डकैती कर ली गई, और जो रिपोर्ट्स बनी, जो कमीशन बने, आज तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये है ग्राउंड की जो माइनर रियलिटीज, सब जो है जो बाइट करती हैं उन लोगों को, जो मैं समझता हूं कि जिनके लिए कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था। पाकिस्तान एक गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बनाया गया था, उन लोगों के लिए जिनको मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था, एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन आप देखिए हुआ क्या, 70 सालों की भी हम बात कर ले, लेकिन आज तो ये हुक्मरान है ना, आज तो ये वक्त के हुक्मरान हैं, और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इनकी ये भी जिम्मेदारी है, और चूंकि रियासत मदीना के ये दावेदार हैं कि वो तो रियासत मदीना में तो जो कुत्ता भी था वो फरात के किनारे भूखा अगर रह जाएगा तो वो हाकिम वक्त उसका जिम्मेदार अपने आप को ठहराता था। आज अब देखिए कि आज ही की मैं बात करता हूँ कि मैं एक जगह गया तो मुझे एक शख्स आया मेरे पास, वो वेटर था, तो उसने ऐसे मुझे हाथ जोड़ के कहा कि किरमानी साहब कब जान हमारी छुड़वा रहे हैं इससे। तो मैं हंस पड़ा, मैं कहा यार अल्लाह ताला बेहतर करेगा। गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज थे, तरजीह जौन सी थी वो थी कि यहाँ इनकी नारा भी था कि हम गरीब को ऊपर उठाएंगे, लेकिन इन्होंने तो गरीब को दफन कर दिया जी। जो तब्दीली है वो तो बड़ी महंगी पड़ रही है, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए बहुत मोहतरम है मेरे भाई खटक साहब, लेकिन हकाइक ये हैं कि हुकूमत का तमाम तर फोकस जो है वो है कि अपोजिशन को दीवार से लगाना, इल्जामात लगा के उनको प्रोपेगेंडे में, और ये तमाम वुज़रा भी, जो आपका दूसरा सवाल है, वो भी एक हर दूसरे दिन आके वो कौम के टैक्स के मनी पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और वो उस पर बेनतीजा चीजें होती हैं। इनको अपनी तरजीहात बदलना होंगी। गरीब आदमी नहीं समझता कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, जीडीपी क्या है। चले मूडीज की बात कर लें तो मूडीज ने भी ये कहा कि 1.5% पे शरह नमू होगी, और आप कोरोना का पीरियड अगर निकाल भी दीजिए, उससे पहले का निकाल लें तो आप कंपैरिजन भी करें तो लोग कहते हैं भाई वो तो चोर अच्छे थे जो 60 रुपए लीटर पेट्रोल देते थे, जो 55 रुपए 54 रुपए चीनी देते थे। गुजारिश ये है कि अभी भी इनके पास वक्त है कि अपनी तरजीहात बदलें और इनके एजेंडा पर, फर्स्ट एजेंडे पर इनके एक गरीब और मिडिल क्लास होनी चाहिए। अभी भी वक्त है, लेकिन आप लोग तो वक्त दे ही नहीं रहे। 15 दिन के बाद आप लोगों ने डेडलाइन दे रखी है वजीर आजम के इस्तीफे की, तो वक्त तो है नहीं। देखिए जी, वो तो चले महीना 1.5-2 तो है ना इनके पास। कम से कम इनको ये चाहिए कि ये देखें, फैसले जो होते हैं ना, वो जो लीडरशिप होती है उसमें फैसला साजी की कुव्वत होनी चाहिए। यहाँ आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात करते हैं उसके बाद वो फौरन उस पे आके यू टर्न ले लेते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है हुकूमत की पॉलिसीज में, और गरीब आदमी और जो मिडिल क्लास है वो इनके एजेंडे पे नहीं है। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि इनको अपनी तरजीहात बदलना होंगी, एहतसाब होना चाहिए। ठीक, एहतसाब जरूर करें। एहतसाब के मामले पे भी आएंगे,
सेंटर आसिफ किरमानी साहब एहतसाब के मामले पे भी आएंगे, लेकिन आपने मईशत के हवाले से, गरीब के सफर करने के हवाले से जो बातें बोली बिल्कुल ठीक बोली। गवर्नमेंट खुद इनको एडमिट करती है, बट उसकी रीजनिंग फिर गवर्नमेंट ये देती है कि पुरानी हुकूमतें आपकी और पीपल्स पार्टी की चोर थी, जिसकी वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे साथ फैसल करीम कुंडी साहब आ गए हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, हम बात कर रहे थे कि एक तो मूडीज ने बड़ा अच्छा आउटलुक दिया पाकिस्तान का, वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने कहा था कि ठीक है सफर कर रहा है, पूरी दुनिया सफर कर रही है, बट पाकिस्तान के लिए आगे प्रॉमिसिंग है 2-3 साल। वजीर आजम इमरान खान हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ अनाउंस करते हैं पैकेज इंडस्ट्रीज के लिए, सूरत हाल वहां पर भी अच्छी नजर आती है। एक्सपोर्टर तबका जो है वजीर आजम की पॉलिसी से फिलहाल खुश नजर आता है। अवाम डेफिनेटली महंगाई से पिसे हुए हैं, लेकिन इस वक्त पूरी जो आउटलुक पिक्चर है इकोनॉमी की, वो कम से कम अच्छी डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। तो आप लोगों का एहतजाज तो वैसे यहीं पे खत्म हो जाता है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब, आपने बताया कि मोदी और व्हाटएवर आपने जो रिपोर्ट बताई और सब कुछ बड़ा एक अच्छी पिक्चर पेश की, ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात अच्छी। क्या चीज़ सस्ती हुई इस मुल्क में? रोटी सस्ती हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है, या वो कार्ड जो मोबाइल कार्ड जो 100 रुपए थे, चलो अब वो तो ये कहते थे ना कि 25 रुपए आपकी लीडरों के पास जाते हैं, उनकी जेब में जाता है, या बिलावल हाउस जाता है, या जाती उम्र जाता है। अब किधर जाता है? बंदीगाला जाता है। अब तो वो नहीं होना चाहिए था ना, अब तो मदीने की रियासत है। सिवाय मौत के इस मुल्क में सब कुछ सस्ती हो गई है। अब मुझे बताएं ना किस चीज़ को इन्होंने सस्ता किया? मैशत बहुत बेहतर हो गई, बकौल इनकी हो गई बेहतर। हम मान लेते रोटी सस्ती हो गई है, दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं, यहाँ पे गरीबों का इलाज सस्ता हो गया। कोई चीज़ तो बताते हैं हमने ये चीज़ सस्ती कर दी और ये चीज़, ये तो कहते हैं जी मैशत बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन महंगाई हम इसलिए कर रहे हैं कि ये माजी की हुकूमत का हमें तोहफा है, माजी की हुकूमत नहीं कि चलो हम बहुत बुरे सही। आपने 2.5 साल और 7.5 साल केपी में आपने क्या किया? मैं बताएं तो सही, हमने ये काम कर लिए हैं, ये चीजें कर ली हैं। 2.5 साल में जब हम आए तो तब हमें पता ही नहीं था कि आप लोग इतना खराब करके सूरत हाल गए हैं। हमें तो समझने में टाइम लग गया। इन्होंने बताया कि हमारे पास 200, और जब समझ लगी तो वायरस आ गया। नहीं, बकौल इनके पास तो 200 मईशत के रस्तू थे, ये सब चीज के लिए तैयार थे। इनके जो इस वक्त वजीर हैं असद उमर साहब, उस वक्त फाइनेंस कमेटी के गालिबन चेयरमैन थे, इनको सब कुछ का पता था। इन्होंने कहा बिल्कुल इस तरह तैयारी से आए हैं, आते ही हम जो है 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। आधा टेनोर गुजर गया, कम से कम उनमें से आप वज़ीर आज़म ने कह दिया ना कि तब्दीली कोई स्विच थोड़ी है कि बटन दबाया ऑन, बटन दबाया ऑफ हो गई। नौकरियां देने के बजाय नौकरियां को निकाल रहे हैं। ये परसों जो यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन थे, कोई पीडीएम ले गए थे उनको, यहाँ पर जो धरना दिया हुआ था, या उससे पहले जब आए थे, या टीचर एहतजाज कर रहे हैं, या जो है डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं, LHV एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कौन एहतजाज नहीं कर। और अगर इनसे बात करें तो ये कहते हैं हमारी तो बहुत खूबसूरत दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है और सब कुछ ठीक हो गया है। अब मुझे पता नहीं कि इनकी कौन सी दुनिया है जिसमें सब कुछ ठीक हो गया है। आप जाएं, मेरे भाई नुमान वजीर साहब बड़े एक संजीदा सियासतदान है, इनको साथ लेके चलते हैं, मार्केट्स में चलते हैं, आपको साथ ले जाते हैं, जरा सर्वे कर लेते हैं क्या पोजीशन है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। देखिए ये असद उमर साहब से ना कहते हैं कि 40 रुपए पेट्रोल हो, क्योंकि बाकी टैक्स तो इनकी जेबों में जाता है। तो अब तो पेट्रोल हमारे दौर से भी महंगा हो गया, अब किसकी जेब में जाता है? हमें तो बता दो ना अब किसकी जेबों में चीजें जा रही हैं। अब ये बोलेंगे जी इन्होंने बहुत कर्जे लिया था, हम उस कर्जे में जो है ना वो चीज, आप चीजें सस्ती तो करें ना, आप ले उन रेट पे जिन पे आपने वादे किए थे कि हम इन चीजों पे लेके आएंगे। हम तो आते ही, मतलब इनके वजीर ने कहा था आते ही हम 200 अरब रुपए लाएंगे और 100 अरब जो है वो IMF के मुंह पे मारेंगे और हम इसके मुंह पे मारेंगे। अब सियासी बयानबाजी थी ना, माफ अच्छा एक चीज मैं, अच्छा इसका जवाब मेरे पास है। देखिए जब हमारी हुकूमत आई थी, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने सबसे पहले बलूचिस्तान की आवाम से माफी मांगी, आपके साथ वफाक ने ज्यादती की। तो इनकी हुकूमत भी आगे 2 मिनट लगते हैं। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, मैंने जितने ट्वीट्स किए, जितने बयान दिए वो सियासी थे, आज के बाद आगे चलते हैं, वो भी नहीं करते। क्या वो उस पर कायम भी है कि मेरी ट्वीट और बड़ा मुश्किल नहीं। देखिए 2 मिनट एक कड़वी गोली खा लेना, बीमारी में बंदा कड़वी गोलियां खाता है ना, एक कैप्सूल 500 मिलीग्राम ही खा लेते पहले से। अच्छा खान साहब माफी मांग ले तो आप माफ कर देंगे? नहीं अब तो बहुत देर हो गई, मैं पहले की बात करता कि माफी मांग। देखिए पॉलिटिशियन हम भी सियासी बयान देते हैं, नहीं कहते हम तो, हमें तो ये जरूरत है कि हम कह देते हैं कि हमने गलती की, माफी भी मांगते हैं, चीजें करते हैं। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल हटाई कहते हैं, माफी भी नहीं मांगते। और ये जो हमने की, ये तो बड़े लोगों के जो है ना कमालात हैं कि जो यू टर्न मारते हैं या जो ये करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। सेंटर नुमान वजीर खटक साहब, सारे सवालात, सारी तनकीद का रुख आपकी गवर्नमेंट की तरफ हो रहा है कि जी ये घी, चीनी, अंडे, टूथब्रश, टूथपेस्ट, इसकी कीमत में, मिर्च की कीमत में, नमक की कीमत में, मिसाला जात की कीमत में, इसमें क्यों इजाफा हो रहा है? इसमें कौन सी चोरी की थी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो आज टूथपेस्ट और टूथब्रश की कीमत में भी इजाफा हो रहा है? सेंटर नुमान वजीर खटक साहब सवाल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर नुमान वजीर खटक साहब, चीनी दोबारा महंगी हो गई है, 100 रुपए से भी क्रॉस कर गई है।
घी महंगा हो गया है, यहां तक कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो गरीबों के खाने पीने की चीजें हैं, जो बच्चों के खाने पीने की चीजें हैं, वो तक महंगी हो गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पे भी घी महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, आटे की प्राइस आपके सामने है, मशरूबात, टूथपेस्ट, सुर्ख मिर्च, नमक, खुश्क दूध, मतलब ये वो चीजें हैं जो कि यहां तक कि जो आम मिसाला जात घर में खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो महंगे हो गए हैं। यहां तक कि आपकी हुकूमत के दौर में बूट की पॉलिश भी महंगी हो गई है सर। देखिए रीना, ये तो लेजर कहते हैं, फ्री इकोनॉमी होती है, इसके अंदर आप रेगुलेटेड इकोनॉमी नहीं है, ये कोई कम्युनिस्ट मुल्क नहीं कि हम रेगुलेट करते हैं। हाँ, कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे वीट हो गया, शुगर हो गया, इसके अंदर आप रेगुलेट होता है, ये ठीक बात आप कह रही है। हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वीट में 1400 से हमने बढ़ाकर 1600 कर दी, जो अभी भी कम है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बहुत चढ़ गई है। इनके इंटरनेशनल मार्केट में 30% चढ़ी थी, हमने तो हार्डली मेरे ख्याल में 10%, जब 15% ज्यादा की है, 15% मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज्यादा की है। शुगर केन की जहां तक ताल्लुक है, शुगर तो इंटरनेशनली सस्ता है। आपकी चीनी का सिर्फ हल ही यही है कि इसको आपने फ्री इंपोर्ट कर रहे थे, और ये शुगर हमारी स्ट्रेंथ है, ये तो वाटर लेवल। देखिए शुगर सबसे बड़ा नुकसान किया था शुगर केन ने क्या दिया? शुगर केन ने किया हमारी कॉटन क्रॉप जो 15-16 बिलियन बेल होती थी, वो गिरकर होगी 8-9 मिलियन में आ गई। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेसी जो थी, आपने ओवर द लास्ट 15 to 20 ईयर्स इतनी पोलिटिसाइज कर दी कि उसके अंदर पोलिटिकली सारे पोलिटिकल लोग बैठे हुए थे सरकार के अंदर। साथ ही साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं की, उनको ट्रेनिंग नहीं दी, उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया, उनको इन चक्रों में डाला नहीं। सर 2.5 साल हो गए ना सर, 2.5 साल हो गए, आधा टेन्योर आपका खत्म हो गया, मजीद क्या चाहिए सर? यही कर रहे आप, किसी को एकदम ऐसा ही डिजिटल नहीं है 0-1 के आप ब्यूरोक्रेट्स को भी ठीक कर दें। अब सिंपल बात, अभी आपका जो लोड शेडिंग हुई, उस दिन पावर ब्रेकडाउन हुआ, व्हाई डिड इट हैपन? गुद्दू में आपका जो पावर ब्रेकडाउन हुआ, उसकी एक लाइन के ऊपर शॉर्टिंग, जब आप मेंटेनेंस कर रहे थे शॉर्टिंग लिंक लगाई होती है, उस शॉर्टिंग लिंक लड़के ने रिमूव ही नहीं किया और स्विच ऑन किया, जिसकी वजह से सारा गुड्डू ट्रिप और सारे पाकिस्तान ट्रिप हो गया। ट्रिप ऐसे होंगे, लेकिन आपके 7 डिफेंस मैकेनिज्म इंजीनियरिंग पॉइंट से, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, मैं आपको इंजीनियरिंग पॉइंट से बताता हूं, 7 डिफेंस लाइंस होते हैं, ये ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए, ऑल 7 मैल फंक्शन। ये किसकी गलती थी? कि वहां आपने प्रोफेशनल लोग टॉप पर लगा, आपने डिस्कोस के चीफ एग्जीक्यूटिव अपने सिफारिशी लगाए जो आपको कनेक्शन देते थे, आपको बिजली की चोरी यानी कि जो पावर ब्रेकडाउन हुआ, ये भी नून लीग की गलती है, ये भी पीपल्स पार्टी की गलती है? देखिए, हमारा, आपकी, मेरी, सबकी गलती है। हमने ऐसे लोगों को इलेक्ट किया जो इन करप्ट प्रैक्टिस। मैं आपको बात बताता हूँ गरीदा, फाइनली आप औरों से भी बात कर ले। मैं आपको बताता हूँ कि आई एम वेरी इंडिविजुअली एज अ पर्सन, पीटीआई छोड़े, आई एम वेरी होपफुल। मैं जो बिजनेस कम्युनिटी से मिलता हूँ, पाकिस्तान हैज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर। इंडिविजुअली वी ऑल आर एक्सीलेंट परफॉर्मर्स, लेकिन अगर इनको हम साथ मिलाकर ऊपर से गवर्नमेंट ठीक चले, ईमानदार हो, मेरिट्स पर करते रहे, जो मुझे लगता है आगे होती जाएगी, इंशाल्लाह होती जाएगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह विल बी अ जायंट, इट इज अ स्लीपिंग जायंट व्हिच इज बीइंग अवेकनिंग नाउ। बाकी पॉलिटिकल पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, दे आर हिस्ट्री फिनिश्ड। ऊपर फजूल बातों में लगे हुए, सेनेट में भी ऐसी बातें करें जिसका सर पैर ही नहीं है। ठीक है, मेजर इश्यूज उस पर बात सेंटर नोमान साहब, अगर सॉरी टू कट यू इन, बट आई हैव टू गो टू सेंटर आसिफ किरमानी, बट माय पॉइंट वुड बी कि अगर ऑपोजिशन फिनिश हो गई है, नून लीग पीपल्स पार्टी फिनिश हो गई है, तो फिर रोजाना इतने बड़े बड़े वुज़रा इतनी बड़ी बड़ी तादाद में बैठ के सिर्फ ऑपोजिशन को ही क्यों काउंटर कर रहे होते हैं? सेंटर आसिफ किरमानी साहब, सेनेट का इस वक्त सेशन तो चल रहा है, नोमान वजीर खटक साहब, पीटीआई गवर्नमेंट एतराज कर रही है कि जी आप अवाम के इशूज वहां पे लेके नहीं आते, आप सड़कों पर बाहर जाके मुख्तलिफ इशूज जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वहां पे आप लोग अपनी सियासत चमकाते रहते हैं। एंड ही इज सेइंग कि ऑपोजिशन इज पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी इज फिनिश्ड। गुजारिश ये कि यहाँ आप देखिए कि अगर मैं समझता हूं कि ये पीडीएम बाहर ना निकलती तो लोगों ने ऑपोजिशन को भी आगे निकल जाना था और ऑपोजिशन ने पीछे रह जाना था। ऑपोजिशन ने बड़ी टाइमली लोगों की जो तकालीफ थी, जो मुश्किलात हैं, जो लोगों के मसाइल हैं जिसका हम अब जिक्र कर रहे हैं, उसका अंदाजा लगाते पीडीएम बाहर आई और अवाम की आवाज बनी है। अगर आप देखिए जो ये रैलीज हो रही हैं पीडीएम के, जब से जलसे हुए हैं, रैलीज हो रही हैं, उनमें डे बाय डे लोगों का जो एक पार्टिसिपेशन है अवाम की, उसमें कोई इलीट क्लास नहीं है, कोई उसमें बिजनेस के लोग नहीं है, कोई टाइकून्स नहीं है, उसमें आम पब्लिक शिरकत कर रही है। वो आम पब्लिक जो जिसका बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा, जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, जिसका घर का चूल्हा नहीं चल रहा, तो गुजारिश ये है कि अगर वाकई पीडीएम नाकाम हो गई है तो फिर हर वक्त जो वुज़रा भी हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं,
وہ بار بار PDM کا ورد کرتے رہتے ہیں, بار بار وہ اور چیزیں کرتے رہتے ہیں. ان کی تو حواس پہ پھر PDM کیوں چاہیے؟ اگر ہم ناکام لوگ ہیں تو پھر تو ہماری طرف توجہ بھی دینی چاہیے ان کو. تو گزارش یہ ہے کہ جو ایجنڈا یہ لے کے آئے تھے, جو ان کا منشور تھا, مینیفیسٹو تھا, جیسے میرے بھائی نے خود کہا کہ سیاسی منشور ہوتے ہیں, لیکن آپ نے تو لوگوں کو ایک امید دلائی تھی, آپ نے ایک تبدیلی کا وعدہ کیا تھا. تو لوگ تو آج آپ کی اس تبدیلی سے مایوس ہو کے ان چوروں کو کہتے ہیں یار وہ چوروں کو واپس لے آؤ. میں نے ایک پروگرام میں دیکھا, ایک بچے کو اس نے پوچھا, وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی دکان پہ کام کر رہا تھا, 12 سال کا بچہ. اس نے کہا کہ تم اسکول کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو اس نے ایسے منہ نیچے کر لیا. اس نے دوبارہ اینکر نے پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس نے کہا میں جاتا تھا لیکن میرا باپ فیس نہیں میری دے سکتا, اس نے مجھے اسکول سے اٹھا کے اس دکان پہ بٹھا دیا. یہ ٹریجڈیز جو ہیں, یہ لاتعداد ٹریجڈیز آپ کو ہر گلی محلے سڑک پہ ملے گی. جیسے یہ ٹریجڈیز پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا حصہ ہیں, چاہے کوئی بھی جمہوری حکومت ہو, چاہے مارشل لائی ڈکٹیٹر ہو, چاہے جو بھی ہو. سر یہاں پہ غریب جو ہے وہ ہمیشہ پستا ہے اور ہمیشہ سے پستا آیا ہے. بٹ آپ کی بات درست, لیکن کیا حکومت وقت کا یہ فرض نہیں ہے؟ ہمیں تو دیکھیے نواز شریف کو کتنا ٹائم ملا. اگر ایمانداری کی بات کریں, 2014 دھرنوں میں گزر گیا, 2015 اور کچھ 16 کا ایک سال ملا ہمیں, مشکل سے 2 سال, جس میں جو ہمارے چیلنجز تھے وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا, وہ ہم نے کیا. 13,000 میگا واٹ بجلی ڈال کے گئے. ٹرانسمیشن لائنز کا ہم پروسیس شروع کر چکے تھے, اس کے بعد ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. یہی لاجک تو PTI بھی دیتی ہے نا کہ ہمیں پہلا سال تو آپ لوگوں نے اتنی بری مہنگائی کی صورتحال دی کہ ہم اس کو ٹھیک کرتے رہے. اگلے سال میں وائرس آ گیا, اسی اگلے سال کے آدھے حصے میں آپ لوگ دھرنوں کی جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. سر وہی آلموسٹ میں اور بات کر رہا ہوں کہ ہم نے تمام ان کو تو بڑا ایک اچھا ملا سٹارٹ. ان کے ساتھ تو دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, ان کو تو بڑا ایک سموتھ سیلنگ ملی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب آئے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی 18 گھنٹے. تو دیکھا جائے تو نواز شریف کو تو 2 سال کام کرنے دیے گئے آرام سے. شاید ہی کوئی بندہ ملتا ہو جو یہ کہتا ہو ہاں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سینٹر آصف کرمانی صاحب کی گفتگو اس وقت جاری ہے. سینٹر نعمان وزیر خٹک, فیصل کریم کنڈی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سر ضمنی الیکشن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا کہ کون کتنے پانی میں کھڑا ہوا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر الیکشن فیئر ہوئے تو ہم تو 2018 کو بھی تک بھگت رہے ہیں. سر آپ لوگوں نے ابھی سے ضمنی الیکشن پر بھی سوال کر, سر یہی کام آپ نے گلگت بلتستان الیکشن سے پہلے کیا. فیئر ہو جائے. نعمان وزیر خٹک صاحب یہ نوٹ کر لیں, میں آپ کے پاس آؤں گی یہ سوال لے کے. اپوزیشن نے ابھی سے کہہ دیا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, کیا آپ لوگوں نے ابھی سے تحفظات یا PTI کے زمان میں رونا شروع کر دیا ہے کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے؟ کیونکہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں چاہے جتنی بھی صورتحال ہو, بٹ دیکھتے ہم یہ ہیں کہ ووٹ PTI کو پڑ رہا ہے. دیکھیں گلگت بلتستان میں جو ہوا سب کو پتا ہے کس طریقے سے ہوا, اور اگر آپ دیکھیں اس کے نون لیگ نے وائٹ پیپر جاری کر دیا, اور اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کاسٹ ہوا گلگت میں. اوور آل بالکل دھاندلی ہوئی. ہم بھی انشاءاللہ اس کے اوپر وائٹ پیپر بہت جلد جو ہے وہ دیں گے. آج نون نے کیا, باقی میرے بھائی نعمان وزیر صاحب نے بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اپوزیشن تو ختم ہوگی, کوئی نئی پارٹی بنائی جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, نئی پارٹی بنائیں اور اس کا جو ہے دوبارہ ہم فردوس عاشق اوان اور بابر اوان اور XYZ جو آپ لوگوں نے لیے ہیں ان کو ان کا ہیڈ بنا دیں, ان کو اس پارٹی میں لے جائیں اور پھر وہ کہیں گے جی آ جائیں, تو نئی پارٹی ہو جائے گی. اگر ہماری تبدیلی لے کے آئیں گے دوبارہ, وہ اگر ہماری حکومت ہے یا کسی اور کی اور ان میں وہ ہوں تو بس وہ نئی پارٹی بن جائے گی میرے خیال میں, کیونکہ وہ ہر حکومت کا وہ تقریباً حصہ ہوتے ہیں. اور فروخ نسیم ٹائپ لوگ, اور بہت مطلب ہے کہ ایسے مطلب ہے. نعمان وزیر صاحب نے بات جس صوبے سے ان کا تعلق ہے, میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کے جس صوبے سے تعلق ہے, آج بھی آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں, آپ سنجیدہ شخص ہیں, آپ بتائیں کہ FBR کی کلیکشن کی وجہ سے آپ کو آج بھی 160 بلین روپے کم مل رہے ہیں آپ کے صوبے کو. آج آپ کا سینٹ میں اٹھائے نا یہ ٹھیک ہے, آج آپ کا اور میرا جس صوبے سے تعلق ہے اور جس کا آپ سے تعلق ہے, آپ جو ہے سب سے سستی بجلی اس وقت تربیلا جو ہے وہ بنا رہے ہیں, لیکن آپ کو بجلی مہنگی مل رہی ہے. آپ سب سے زیادہ تیل 90,000 بیرل جو ہے تیل کے پاکستان میں, جس میں 50,000 بیرل KP بنا رہے ہیں. گیس کو آپ دیکھیں, سب سے زیادہ گیس جو ہم گیس بنا رہے ہیں اس کی ہاف کنزمپشن ہماری نہیں ہے, لیکن اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ ہے KPK میں, بجلی کی طرف بدترین لوڈ شیڈنگ ہے KP میں. تو یہ آوازیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ آئی ہے کہ تیل اور گیس کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو گئی. نعمان وزیر صاحب جو ہیں, میں ان کو بالکل پروف کے ساتھ دیتا ہوں کہ ہم کتنی پیدا کر رہے ہیں اور کتنا ہمیں جو ہے وہ.
اب دیکھیں کہ ٹوبیکو سب سے زیادہ ہمارے صوبے میں ہے, نعمان وزیر صاحب سنجیدہ سے ان کو پتہ ہوگا, اور اس کا جو ابھی تک جو ہے جو اس کا جو سیس فنڈ ہے وہ فیڈرل کے پاس. حق تو یہ اس کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ تو صوبے کے پاس آنا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے صوبے میجورٹی جو ہے وہ ٹوبیکو کا وہ ہے. لیکن اور فیکٹری کیا ہے پیدا ہم کر رہے ہیں, فیکٹری جہلم میں لگی ہوئی ہے. حق تو یہ ہے کہ نزدیک ترین فیکٹری ہو, جہلم میں فیکٹری لگی ہے, ٹوبیکو سب سے زیادہ. تو یہ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ ایشوز ہیں جس پہ نعمان وزیر صاحب جیسے سنجیدہ سیاستدان یہاں پر ہمارا مقدمہ لڑ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری صوبائی حکومت مقدمہ لڑنے سے قاصر ہے. انہوں نے تو لیٹر ہی نہیں لکھا پرائم منسٹر کو, ایسی سیم میٹنگ میں کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی کہ ہمارے صوبے کے جو ہمارے فنڈ ہیں, ہمارے جو پیسے ہیں, ہماری جو لائبلٹیز ہمیں دیں تاکہ ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں. کیونکہ وہ بیچارے تو یہاں پر آ کے بالکل خاموش بیٹھے ہوتے ہیں, نہ لیٹر لکھتے. ہم کہتے ہیں کم از کم پرویز خٹک صاحب جب نون لیگ حکومت میں آتے تھے کہتے ہیں ہم اپنے حقوق کے لیے جا رہے ہیں. آج وہ حقوق کدھر ہیں جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے؟ پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے خلاف پریس کانفرنس کرنے میں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, بڑے عرصے بعد منظر عام پہ آئے اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے خلاف. نعمان وزیر خٹک صاحب, پروگرام کا ٹائم بالکل میرے پاس ختم ہو رہا ہے, آپ کا لاسٹ کمنٹ پھر کرمانی صاحب کا کمنٹ. سب سے پہلے سیس فنڈ کی بات کی پنڈت صاحب نے. سیس فنڈ ان کے بھی بڑا ٹائم, ان کے بھی 8-10 سال گزارے 18th امینڈمنٹ کے بعد. انہوں نے سیس فنڈ کو کیوں نہیں پروونشل گورنمنٹ میں لایا؟ نمبر 1. نمبر 2 بات انہوں نے کہی کہ الیکٹریسٹی کی, آپ کو کنڈی صاحب مبارک ہو, پہلی دفعہ کے پی کے کے اندر ہم نے ویلنگ پروسیس کے تھرو سستی بجلی کے پی کے میں دینی شروع کی, جو آپ کے وقت میں بھی یہ قانون تھا لیکن آپ نہیں کرا سکے. میں آپ سارے کے پی کے میں پٹھانوں کو, سارے کے پی کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سستی بجلی ہم دینا شروع کر. کتنی لوڈ شیڈنگ ہے کے پی میں بتائیں؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میرے علاقے میں ڈیر اسماعیل خان میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. جدھر چوری ہوئے گی پاکستان میں, اچھا ہم چور ہو گئے, نہیں کروں گا. اگر وابڈا چور نہ ہو, وابڈا میں اگر آپ سفارشی بھرتی نہ کریں, پیسوں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہ کریں تو وہ وابڈا بجلی ٹھیک کر سکتی ہے. اگر وابڈا کا لائن مین میٹر ریڈر اور اسٹاف چور ہوگا تو چوری ہوگی. میں آپ کو نیشنل لیول بات کرتا ہوں, ایز اے پالیسی یہ فیصلہ ہوا ہے, سپریم کورٹ کی رولنگ بھی ایکویٹیبل ہوگی. لوڈ شیڈنگ جدھر جتنی چوری ہوگی, جس میں 90-95% چوری ہوگی, سندھ میں ہوگی, پنجاب میں ہوگی, ادھر اتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی. یہ ایک بات ہے. آپ نے بات کی کہ ٹوبیکو کی بات کی. ٹوبیکو تو آپ کا کوڑا خٹک فیکٹری پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہے, پاکستان ٹوبیکو کمپنی. ان کی مرضی ہے جھیلم والا چلاتے ہیں یا کوڑا خٹک کی فیکٹری چلاتے ہیں. کوڑا خٹک کی فیکٹری چل رہی ہے, کے پی کے میں چل رہی ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے ریبیٹ نہیں دی, کہ ہم نے ریبیٹ دی, 50% بجلی میں ریبیٹ دی, 25% بجلی میں ریبیٹ دی, سستی کی بجلی. وائی اسٹیبلشمنٹ؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کے ساتھ اسٹیبلش کیوں نہیں تھی؟ آپ میں کوئی چکر تھا نا, آپ میں کوئی چوری تھی, کوئی چوری میں اس کانٹیکس میں کوئی غلطی تھی, تو اس لیے آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. 33,000 میگا واٹ آپ نے بنایا. آپ کو پتہ ہے کتنی ریکوائرمنٹ چل رہی ہے آج کل پاکستان کے اندر؟ 10,600. 22,000 آپ نے ایکسٹرا بجلی کے کارخانے لگا دیے. کیوں لگائے؟ کیونکہ اس میں کمیشن ملتی تھی. بجلی تو نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کہتے ہیں آپ چور ہیں. مطلب اس ہلکے سے آپ کیا میں نے تو وہ چوروں نے ان کو ووٹ دیا. پھر آپ بھی انجینئر ہیں, سمجھتے ہیں. نہیں, اگر آپ کے میں نے کو لوگوں نے ووٹ دیا تو چوروں نے ووٹ دیا. آپ کنڈی صاحب سے بتا دیں 33,000 میگا واٹ, میرا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے غلط ہے؟ 33,000 میگا واٹ بقول آپ کے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سپوز اگر آپ کی بجلی وافر ہے تو آپ لوڈ شیڈنگ جس ضلع میں کریں, ڈویژن میں کر رہے ہیں, وہاں پر میجورٹی پی ٹی آئی جیتی ہے, تو مطلب ہے کہ آپ کو چوروں نے ووٹ دیا. کرمانی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جہاں آپ کی وہاں بجلی دیں گے, بالکل نہیں کہیں گے بجلی جہاں چوری ہوتی ہے. کرمانی صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائی نے, خٹک صاحب نے آخر کار تسلیم کر لیا کہ ہم لوگ سرپلس بجلی دے کر سسٹم میں گئے. یہ کم از کم تسلیم کر لیا. میں مہنگی دے کر گئے. کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں. آپ نے سرپلس دی, اتنی سرپلس دی اور اتنا کمیشن کھایا ہر اس پروجیکٹ کے اندر. جو بجلی ابھی 3 روپے کی ہم سولر بجلی لیتے ہیں, آپ نے 21 روپے کی سولر بجلی دی, 21 روپے کی. یہ ظلم کیا آپ کے ملک کے ساتھ؟ کرمانی صاحب, میں نے تو عرض کیا کہ اینڈ یوزر پہ دیکھنا چاہیے کہ عام عوام کو کیا ہمارے اس اقدام کا فائدہ تھا یا نقصان ہوا. ٹھیک. اور میٹر آف دا فیکٹ ہے کہ آپ کو اس پہ پروگرام کر لیجئے کہ جس میں اس دور میں لوگوں کو, ہمارے دور میں بجلی کن ریٹس پہ مل رہی تھی اور آج کن ریٹ پہ مل رہی ہے. سر یہ ڈیبیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کیونکہ جی خٹک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کرمانی صاحب نے نو فیکٹس بٹ گڈ ایڈجیکٹیوز نے یوز کیے, which is not appropriate at this time. یہ ڈیبیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ
खटक साहब आप भी फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, किरमानी साहब भी अपने दौर के फैक्ट्स हैं और कुंडी साहब भी आपको काउंटर कर रहे हैं। आई विश कि मेरे पास टाइम ज्यादा होता, बट मैं आप तीनों हजरात को आइंदा प्रोग्राम में जरूर जहमत दूंगी और फिर तफसील से खुल के साथ फैक्ट्स पे डिबेट करेंगे कि किस दौर में क्या क्या कुछ हुआ। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू कमिंग वीक। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर आसिफ किरमानी साहब, सेंटर नुमान वजीर खटक साहब, फैसल करीम कुंडी साहब। आई सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज।